नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। आज के इस लाइव सेशन में हम बात करेंगे ऐसी पार्टी की जिसने सिर्फ 2 लोकसभा की सीटों से अपनी शुरुआत की थी और आज ना वो सिर्फ देश की बल्कि पूरे दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। चूंकि आज भारतीय जनता पार्टी अपना 43वां स्थापना दिवस मना रही है, ऐसे में 6 अप्रैल का दिन भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि देश के लिए भी बहुत खास है। चूंकि एक ऐसी पार्टी अस्तित्व में आई जिसका इतना बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जब लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ 2 सीटें थी तो कहीं ना कहीं लोग खिल्ली भी उड़ा रहे थे, मजाक भी उड़ा रहे थे कि कहीं ये पार्टी अभी ही ना सिमट के रह जाए। लेकिन ऐसे में जब इतने बड़े पैमाने पर इस पार्टी का विस्तार हुआ तो अब और साथ ही अब इसकी लोकप्रियता भी इतनी बढ़ गई है कि लोग आज हर बार और हर तरफ यही बात गूंज रही है कि इस पार्टी ने आखिर अपनी इन 43 सालों में कितना काम किया, कितना संघर्ष किया, क्या पार्टी की विचारधारा रही, क्या पार्टी का एजेंडा रहा, कैसे कैसे पार्टी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ती रही और ना सिर्फ अपने लिहाज से बल्कि देश के लिहाज से भी। दरअसल ये बात है सन 1977 की। 1977 में देखिए, दरअसल ये बात है उससे भी पहले की 1960 के आसपास की बात है, जब राष्ट्रीय जनसंघ करके एक पार्टी हुआ करती थी। भारतीय जनता पार्टी उसी पार्टी का हिस्सा हुआ। हालांकि पहले इसका नाम सिर्फ जनता पार्टी था। सन 1977 में आप सभी को पता है कि इंदिरा गांधी की सरकार थी और ऐसे में जब इमरजेंसी लागू हुआ तो उसके बाद जनता पार्टी उभर कर सामने आई। जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी का पहले जनता पार्टी ही नाम था। ऐसे में जब जनता पार्टी लोगों के सामने आई तो लोगों ने एक विकल्प के तौर पर तो नहीं देखा, लेकिन हाँ लोगों में एक नई धारणा भी थी कि इसी पार्टी से ये अलग हुई है तो कहीं ना कहीं आपसी समन्वय लोगों का बैठ पाएगा, नहीं बैठ पाएगा, आपसी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन इतना ज्यादा हो जाएगा कि क्या ये पार्टी आगे चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। तो ऐसे में जब 1977 की ये बात है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब इस पार्टी की नींव रखी तो उन्होंने सोचा कि अलग तरीके से इसमें चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में जब 1977 में चुनाव लड़ा गया तो कहीं ना कहीं उतना ज्यादा नहीं देखने को मिला जितना होना चाहिए था। क्योंकि कांग्रेस की एक अलग ही उस समय विचारधारा हुआ करती थी, कांग्रेस के सपोर्ट में बहुत लोग हुआ करते थे और ऐसे में अगर कोई नई पार्टी आती है तो कहीं ना कहीं लोगों में असमंजस होता है कि क्या ये पार्टी उतना कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। बहरहाल जब ये चुनाव के अस्तित्व में आए फिर उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उतना ज्यादा उन्हें कुछ खास देखने को मिला नहीं। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इसका नाम रखा गया। फिर बात आती है 1984 के लोकसभा चुनाव को लेकर। तो 1984 के लोकसभा चुनाव को लेकर जब ये पार्टी सबसे पहले चुनाव अपना लड़ती है, एक मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पे जब ये अपना चुनाव लड़ती है, चूंकि कांग्रेस की सरकार उस समय थी और ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को ये जरूर था कि क्या पता नई पार्टी कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। लेकिन 1984 में हुआ यूं कि जब इंदिरा गांधी का देहांत हो गया तो देश में एक सहानुभूति की लहर बहुत ज्यादा थी। अब जाहिर सी बात है, किसी पार्टी ने इतने साल तक देश पे राज किया है, देश सरकार संभाला है, तो कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं से जुड़े होंगे। लेकिन जब 1984 में इंदिरा गांधी का देहांत हो जाता है और उसके बाद लोकसभा चुनाव होता है तो ऐसे में जब मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो भी चुनाव नहीं जीत पाती है। क्योंकि आज आप देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की छवि पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में है। और ऐसे में जब उन्होंने पहला अपना लोकसभा चुनाव लड़ा था तो कहीं ना कहीं उन्हें यह था कि क्या पता वो ये चुनाव जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, चाहे कितनी सीटें मिलेंगी। सिर्फ 2 सीटें मिली थी लोकसभा में और सबसे पहले इसके अध्यक्ष बनाए गए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी इसके अध्यक्ष बने और साथ ही जब 1990 के आसपास जब एक बार दोबारा फिर लोकसभा चुनाव हुए तो उसके बाद जीत देखने को मिली और 131 वोट मिले थे भारतीय जनता पार्टी को। बहुमत तो था लेकिन सरकार ज्यादा दिन तक चल नहीं पाई, गठबंधन नहीं हो पाया, इसके कारण सरकार सिर्फ 13 दिनों में ही गिर गई। तो ये सफर वहीं से शुरू हुआ, 2 सीटों से, लोकसभा चुनाव के 2 सीटों से ये सफर शुरू हुआ। कहीं ना कहीं इनकी खिल्ली भी बहुत ज्यादा उड़ाई गई, मजाक भी बहुत ज्यादा विपक्षी पार्टियों की तरफ से बनाया गया कि सिर्फ 2 सांसद इनके लोकसभा में हैं, आखिर ये पार्टी क्या करेगी। तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि नींव तो रखी गई थी नींव तो रखी गई थी
80 में, लेकिन जब 1984 में जब पहली बार चुनाव लड़ा गया तो एक मैसेज भी देने की कोशिश की गई कि बेशक 2 सीटें अभी हमारे पास है, और साथ ही कुछ समय बाद ही जब 131 सीटें लोकसभा में मिल गई तो लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ गया कि इतने कम समय में आखिर पार्टी ने इतनी ज्यादा सीटें कैसे हासिल कर ली। जाहिर सी बात है, लोगों के बीच में समन्वय बैठ रहा होगा, जनता पसंद कर रही होगी, विचारधारा इनकी पसंद कर रही होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सफर लगातार और आगे बढ़ता चला गया और आज नतीजा हम अपने सामने देख रहे हैं कि लोकसभा की सीटों में सबसे ज्यादा अपूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आज सरकार चला रही है। आज देश के हर दूसरे राज्य में बीजेपी का ही मुख्यमंत्री है, बीजेपी ही सत्ता पर काबिज है। अगर कहीं से भी हम उठाकर बात कर लेते हैं, अगर 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से हम बात कर लेते हैं, आप सबको पता है कि 10 सालों तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कांग्रेस की सरकार रही। 10 सालों के बाद अब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के अंदर फिर वो चीज याद आई लोगों को कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे, बहुमत बहुत ज्यादा मिला था, लेकिन सरकार स्थिर नहीं हो पाई और सरकार गिर गई और 13 दिन में ही सरकार गिर गई। लेकिन जब 2014 में प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी ने चुनाव लड़ा तो लोगों के मन में ये सवाल जरूर था कि क्या ये सरकार और आगे जा सकती है। आगे चूंकि एक बड़ा समर्थन मिल चुका था भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बहुत बड़ा समर्थन मिल चुका था। गुजरात से वो आते हैं, गुजरात में 3 आप कह सकते हैं कि 15 सालों तक उनकी खुद की सरकार रही, खुद वो मुख्यमंत्री रहे। हालांकि जब 2014 में उन्होंने प्रधानमंत्री का चुनाव जीता तो ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो 2014 के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की प्रगति पथ की रफ्तार है, वो रफ्तार लगातार और भी रफ्तार पकड़ रही है, वो कम नहीं हो रही है। अगर सिर्फ हम 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव को देखते हैं तो जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को तब मिली थी उससे कहीं ज्यादा सीटें 2019 में भी मिली। ना सिर्फ सीटों को लेकर आकलन करना, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की वाहवाही इतनी ज्यादा पूरे विश्व भर में हो गई है। ये पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है और कहीं ना कहीं प्रदेश हो, देश हो या फिर विश्व के हर एक कोने में भारतीय जनता पार्टी की चर्चा जरूर होती है। पहली ऐसी पार्टी है जिसकी सबसे ज्यादा संपत्ति है राजनीतिक पार्टी में। ये पहली ऐसी पार्टी है जिसकी देशों में भी विदेशों में भी बहुत ज्यादा चर्चा है। ये भी पहली ऐसी पार्टी है कि जिसके प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी, इनकी लोकप्रियता इतना ज्यादा बढ़ी है कि फॉरेन कंट्रीज से जो रिश्ते हैं वो भी बहुत ज्यादा सही हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक विचारधारा का सवाल है। और साथ ही आज चूंकि अब अपना 43वां स्थापना दिवस पार्टी मना रही है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया। संबोधन में उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी के लिए उनका स्थापना दिवस इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज हनुमान जयंती भी है। शुरुआत ही उन्होंने हनुमान जयंती से की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जिस राह पर चल रही है कहीं ना कहीं हनुमान जी से ही वो प्रेरणा लेती है। जिस तरीके से हनुमान जी के लिए श्री राम ही सब कुछ थे, इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि है, राष्ट्र ही सब कुछ है। ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस तरीके से हनुमान जी ने स्वार्थ की चिंता किए बगैर उन्होंने सबके हित के लिए काम किया, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी खुद के लिए कुछ ना करके बल्कि देश के लिए ही लगातार वो कार्य कर रही है। तो तमाम ऐसी संबोधन में बड़ी बातें उन्होंने कही। अब देखिए, चूंकि इस साल इस लिहाज से भी ज्यादा खास हो जाता है भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस, चूंकि अमृत काल का ये स्थापना दिवस होगा। 75 साल पूरे हो चुके हैं आजादी को और देश में जितने भी कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं अमृत काल के लिहाज से बहुत ज्यादा खास हो जा रहे हैं। तो ऐसे में एक छोटा सा और निर्णय लिया गया जो कि काफी सराहनीय कहा जा रहा है। 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह के तौर पर इसे मनाया जा रहा है। प्रदेश के हर जिला पार्टी मुख्यालयों में सब जगह ये पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि आखिर कैसे इस कार्यक्रम को शुरू करना है। और साथ ही इस कार्यक्रम का समापन भी हो रहा है 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती पर। तो कहीं ना कहीं ये साल भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा खास भी है, क्योंकि अगले साल लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। साथ ही अगर हम पिछले साल की अगर बात कर लेते हैं 2022 की, तो 2022 में कई बड़े राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितना अपने आप में ग्रो कर चुकी है और लोग कितना ज्यादा इसे पसंद कर रहे हैं। आप गुजरात विधानसभा चुनाव की बात कर ले, उत्तर प्रदेश विधानसभा हो, उत्तराखंड विधानसभा हो, मणिपुर विधानसभा चुनाव हो क्यों ना हो, या फिर पूर्वोत्तर के त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड, इन 3 जगहों के विधानसभा चुनाव को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं
भारतीय जनता पार्टी ने सभी राज्यों में प्रचंड जीत हासिल की है, बहुमत के साथ सरकार में वापस आई है और एक मैसेज, लाउड एंड क्लियर मैसेज ये देने की कोशिश की गई है कि 2014 के बाद से पार्टी ने जो रफ्तार पकड़ी है, अब वो रफ्तार धीमी नहीं होने वाली और पार्टी इसी तरीके से लगातार प्रगति करती रहेगी। तो कहीं ना कहीं अब चूंकि ऐसे में आज 43वां स्थापना दिवस और साथ ही आज जो संबोधन हुआ है वो लोगों के लिए और भी ज्यादा बेहद खास इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को जीत का मंत्र दिया है और न सिर्फ कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिए हैं कि आप कार्यक्रम करवाइए, बल्कि सरकार की तरफ से जो भी महत्वपूर्ण फैसले क्यों ना हो उन सभी को जनता तक पहुंचाए। क्योंकि अगर हम बीजेपी के मैनिफेस्टो की बात करते हैं तो 2019 में लोकसभा चुनाव को लेकर जब मैनिफेस्टो जारी किया गया था तो उसमें कहीं ना कहीं जो दो बड़े सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण निर्णय है जिसकी सराहना बहुत लोग करते हैं, सबसे पहली कश्मीर से 370 का हटना और साथ ही दूसरा अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का निर्माण करवाना, मंदिर का निर्माण करवाना। ये दो बड़े फैसले जो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में थे 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान, ये मैनिफेस्टो जब जारी किया गया तो ये दो बड़े इतने निर्णय हैं जिसे लेकर पार्टी की तरफ से अपना स्टैंड क्लियर रखा गया कि उसे क्या करना है। और जिस तरीके से पार्टी ने रफ्तार पकड़ी है ये कहना कहीं भी गलत नहीं होगा कि ना सिर्फ देश भर में बल्कि पूरे विश्व भर में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। नमस्कार।